आपको याद होगा पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस में एक शख्स है, उनका नाम है किम डेवी। किम डेवी ने कहा है साल 1995 के 17-18 दिसंबर की दरमियानी रात में एक रूसी कार्गो प्लेन AN-26 पाकिस्तान के कराची से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। इस प्लेन में कुल 8 लोग सवार थे। 5 लातवियाई क्रू मेंबर्स, डेनमार्क नागरिक किम डेवी, ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लीच और एक भारतीय मूल का सिंगापुर निवासी दीपक मणिकन उर्फ दया एम आनंद। म्यांमार के रंगून जाते हुए ये कार्गो प्लेन रास्ते में 17 दिसंबर की शाम 5:45 पर वाराणसी में ही रुक गया। वहां इसमें ईंधन भरा गया। फिर ये रात 10 बजे वाराणसी से रंगून के लिए निकल गया। लेकिन AN-26 जब बिहार के गया के आसमान में उड़ान भर रहा था, तब अचानक इसने अपना रास्ता बदल दिया और गया से पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही AN-26 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के ऊपर पहुंचा, AN-26 से पैराशूट के जरिए 4 टन घातक हथियार और गोला बारूद से भरे बक्से नीचे गिरा दिए गए। उन बक्सों में 2500 AK-47 हथियार, 15 लाख राउंड गोला बारूद और कई तरह के घातक हथियार भरे हुए थे। हथियारों से इस खेप को गिराने के बाद AN-26 कलकत्ता के दमदम एयरपोर्ट पर उतरा। उसमें दोबारा ईंधन भरा गया। फिर AN-26 म्यांमार के रंगून के लिए निकल गया, पर AN-26 ने एक बार फिर से अपना रास्ता बदला और वो म्यांमार ना जाकर थाईलैंड चला गया। हथियारों का वो खेप आनंद मार्ग संप्रदाय और आदिवासियों के आबादी वाले इलाके में गिराया गया था। पुरुलिया में ही आनंद मार्गियों का ग्लोबल मुख्यालय आनंद नगर है। जब वो बक्से जमीन पर गिरे, तब एक बम के फटने जैसा विस्फोट हुआ। गांव के लोगों ने विस्फोट की आवाजें तो सुनी, पर घरों से कोई बाहर नहीं निकला। पुरुलिया के झालदा पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज है कि उस समय झालदा में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। 5 साल की एक बच्ची की धार्मिक संप्रदाय आनंद मार्ग की जीप से मौत हो गई थी। उस रात हिंसा के डर से ही लोग घरों से बाहर नहीं निकले। 18 दिसंबर की तड़के सुबह लोग जब घरों से बाहर आए, तब उन्हें लकड़ी के बक्से दिखे, जिन्हें रात में उस रूसी हवाई जहाज ने गिराए थे। लोग बक्सों को देखकर हैरान हो गए। उनके लिए तो वो बक्से अचानक से प्रकट हो गए थे। गांव वालों ने उन बक्सों को खोला। वो बक्से AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, कारतूस, नाइट विजन ग्लास, 9mm के कई पिस्टल और साथ में कई अन्य हथियारों से भरे पड़े थे। हथियारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उससे एक छोटी मोटी सेना खड़ी की जा सकती थी। उन बक्सों पर बांग्लादेश का नाम भी छपा हुआ था। लोगों में उन हथियारों की लूट मच गई। कोई रॉकेट लॉन्चर अपने घर ले जा रहा था, कोई AK-47 अपने घर ले जा रहा था, कोई ग्रेनेड ले जा रहा था। जल्द हथियारों की इस लूट की खबर पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर गई और गांव वालों से उन हथियारों को जब्त करने में जुट गई। पुलिस करीब 300 AK-47 राइफलें, 7 9mm पिस्टल, 10 रॉकेट लॉन्चर, 81 एंटी टैंक ग्रेनेड और 61 हैंड ग्रेनेड, करीब 20,000 कारतूस, 890 असॉल्ट राइफल, 9mm पिस्टल की 14 मैगजीन और इसके अलावा भी हथियारों से जुड़े कई सामान जब्त करने में कामयाब रही। इनमें से बहुत सारे हथियार गायब भी हो गए, जिनका आज तक कुछ पता ही नहीं चल पाया। कहा जाता है कि इन हथियारों के खेप से एक AK-47 मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के पास से पाया गया था। उन बक्सों को देखकर यह तो साफ लग रहा था कि वो बक्से प्लेन से गिराए गए थे, और यह भी कि वो हथियार हमारी भारतीय सेना के नहीं थे। अब सवाल ये था कि वो बक्से आए कहां से थे। उन बक्सों को पुरुलिया में ही क्यों गिराया गया और किस उद्देश्य से गिराया गया, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन हथियारों के गिराए जाने के बारे में हमारी सरकार को कोई जानकारी थी। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप मामले ने देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में खलबली मचा दी। किसी को भनक तक नहीं लगी कि कैसे एक कार्गो प्लेन भारतीय एयर स्पेस में घुसकर 4 टन के घातक हथियारों की खेप को गिरा गया। यह घटना हमारी देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध थी। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग तो इतना ग्लेरिंग एग्जाम्पल है राष्ट्रीय सुरक्षा का कि कोई विदेशी जहाज आए और विदेशी हथियार गिराकर चला जाए, सरकार को पता ही नहीं चले। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप वाली घटना के 3 दिन बाद 21 दिसंबर 1995 को वही रूसी कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-26 थाईलैंड से भारत के रास्ते पाकिस्तान जा रहा था। इस प्लेन को कोलकाता से होते हुए कराची जाना था, पर प्लेन कोलकाता जाने के बजाय मद्रास गया। वहां उसने 5620 लीटर ईंधन भरवाया, जिसके लिए AN-26 की तरफ से $1510 का भुगतान किया गया। इसके बाद AN-26 बॉम्बे की ओर बढ़ गया।
जब AN-26 बॉम्बे की तरफ बढ़ रहा था, तभी भारतीय वायुसेना के 2 MiG-21 जहाजों ने AN-26 को रोक लिया और उसे बॉम्बे हवाई अड्डे पर ही उतरने के लिए मजबूर कर दिया। प्लेन में सवार लोगों से पूछताछ की जाने लगी। उस प्लेन में कुल 7 लोग मौजूद थे, जिनमें 5 लातवियाई चालक दल के अलावा एक ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लीच और एक डेनमार्क का नागरिक किम डेवी थे। कुछ पूछताछ के बाद AN-26 को कराची जाने की मंजूरी दे दी गई। बस मामला लैंडिंग फीस को लेकर अटक गया। किम डेवी और एयरपोर्ट डिप्टी मैनेजर के बीच लैंडिंग फीस को लेकर बहस होने लगी। डेवी दलील दे रहा था कि आपने हमें लैंड करने के लिए कहा है, हम भुगतान क्यों करें। काफी बहस के बाद अंत में किम डेवी लैंडिंग फीस देने के लिए मान गया। AN-26 में एक बार फिर से ईंधन भरवाया गया। पैसों का भुगतान करने के लिए किम डेवी उस एयरपोर्ट अधिकारी के साथ चला गया। इसके बाद किम डेवी दोबारा AN-26 के चालक दल और पीटर ब्लीच के पास नहीं लौटा। वो बॉम्बे एयरपोर्ट से गायब हो गया। किम डेवी के अचानक गायब होने के बाद इमिग्रेशन कारणों से पीटर ब्लीच और प्लेन के 5 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद दुनिया के सामने एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश हुआ। ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लीच ने अधिकारियों को बताया कि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप में आप जिस प्लेन को ढूंढ रहे हैं, ये वही प्लेन है। पीटर ब्लीच के इंटरव्यू के मुताबिक उसने अधिकारियों को AN-26 कार्गो प्लेन में रखी कुछ स्नाइपर राइफलें दिखाईं। हवाई जहाज से पुरुलिया में हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गिरा दी जाती है, फिर भी हमारे सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। वहीं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स का रडार हथियारों से भरे AN-26 प्लेन के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा पाता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत गंभीर मसला था। 21 दिसंबर को AN-26 बिना किसी रोक टोक के ही भारत से निकल जाता। अगर भारतीय वायुसेना की मूवमेंट लिएजॉन यूनिट में काम करने वाले एक जूनियर NCO ने ये नहीं देखा होता कि AN-26 को बॉम्बे की ओर उड़ान भरने की मंजूरी नहीं होने के बावजूद उसे मद्रास से उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। NCO ने भारतीय वायुसेना को सतर्क कर दिया, जिसके बाद गुजरात के भुज से 2 MiG-21 जहाज AN-26 कार्गो प्लेन को रोकने के लिए निकल गए। AN-26 को बॉम्बे में जबरन उतारने के बाद की घटनाएं और भी आश्चर्यजनक थीं। वहां ना तो एयरपोर्ट सुरक्षा थी, जो कि बॉम्बे पुलिस के अंडर में थी, और ना ही फायर ब्रिगेड को ही विमान के पास जाने की सूचना दी गई थी। वहां तो एयरपोर्ट अधिकारी किम डेवी से लैंडिंग फीस के लिए बहस कर रहे थे। AN-26 विमान के उतरने के 1 घंटे बाद पुलिस को पहला संदेश तब मिला जब एक IB अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर RD त्यागी को उनके घर सुबह 2:40 पर फोन किया। जब पुलिस सुबह 3 बजे के आसपास टर्मिनल पर पहुंची तो AN-26 विमान में दोबारा से ईंधन भरा जा चुका था। इस बार $600 का भुगतान किया गया था। वहीं किम डेवी भी बॉम्बे एयरपोर्ट से गायब हो चुका था। कहा गया कि ऐसा तब हुआ जब वहां IB और रॉ के अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दूं कि किम डेवी ही पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। वो बॉम्बे एयरपोर्ट से गायब ही नहीं हुआ, बल्कि साल 1999 के अंत में अपने देश डेनमार्क में दिखा। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि बॉम्बे के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम RS शर्मा, जो शहर के CID के प्रमुख थे, उन्हें जब AN-26 की लैंडिंग के बारे में पता चला तो वो हवाई अड्डे की ओर जाने लगे। पर न जाने ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें वायरलेस पर वापस लौटने के लिए कह दिया गया। और वहीं जब CBI डायरेक्टर के विजय रामा राव के नेतृत्व में CBI के टॉप अधिकारी जांच का जिम्मा संभालने के लिए बॉम्बे पहुंचे तो ये साफ हो गया कि IB और रॉ नहीं चाहते थे कि अन्य एजेंसियां इस मामले में बहुत अधिक हस्तक्षेप करें। AN-26 कार्गो प्लेन में सवार ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लीच से पूछताछ की गई। पीटर ब्लीच ब्रिटिश एयरफोर्स में काम कर चुका था, फिर बाद में वो भाड़े का सैनिक बन गया। ब्रिटेन में उसने प्राइवेट जासूस के रूप में काम किया था। पीटर ब्लीच एरोसर्व UK नाम की एक हथियार कंपनी भी चलाता था। पूर्व MI5 ऑफिसर एनी माचोन ने अपनी किताब स्पाइस लाइज एंड विसल ब्लोअर्स में पीटर ब्लीच पर MI6 एजेंट होने का आरोप लगाया था। पीटर ब्लीच के इंटरव्यू के मुताबिक डेनमार्क नागरिक किम डेवी ने उसे हथियारों के खरीद के लिए संपर्क किया था। दोनों पहली बार साल 1995 के अगस्त महीने में कोपनहेगन में मिले थे। किम डेवी ब्रिटिश हथियार डीलर पीटर ब्लीच से हथियारों के साथ साथ एक प्लेन भी खरीदना चाह रहा था और साथ में वो उन हथियारों को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गिराना चाह रहा था, जो पूरी तरह से अवैध और आतंकवाद से जुड़ा हुआ काम था। पीटर ब्लीच ने दावा किया कि जैसे ही ये बात उसे पता चली
उसने तत्काल ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय को फोन किया, फिर पूरी जानकारी को रक्षा मंत्रालय को फैक्स कर दिया। पीटर ब्लीच ने बताया कि उसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के साथ मीटिंग भी की और उन्हें किम डेवी के इरादों के बारे में पूरी जानकारी दी। पीटर ब्लीच ने यह भी दावा किया कि MI5 ने पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की जानकारी भारत सरकार से साझा कर दी थी। BBC के मुताबिक पुरुलिया में हथियार गिराए जाने से 5 हफ्ते पहले ही नवंबर 1995 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अधिकारियों को इसकी चेतावनी दे दी थी। उस समय भारत दौरे पर आए ब्रिटिश गृह सचिव माइकल हॉवर्ड ने भी दिल्ली में प्रेस को बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अधिकारियों को हथियार गिराए जाने के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। लेकिन वहीं इस सूचना को भारत के गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कोई खास प्राथमिकता नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य को इसकी जानकारी 12 दिसंबर को एक साधारण डाक से भेजी गई, जो बिहार राज्य सरकार को घटना के 2 दिन बाद 19 दिसंबर को मिली। वहीं पश्चिम बंगाल को 27 दिसंबर को मिली। सोचिए इस मामले में किस हद की लापरवाही बरती गई। पीटर ब्लीच ने कहा कि उसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस से बहुत ही खास निर्देश मिले थे। उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत सरकार चाहती है कि विमान हथियारों से लदा हुआ हो और उसमें किम डेवी भी सवार हो, ताकि वो विमान को पकड़ सकें, विमान में सवार लोगों से पूछताछ कर सकें और ये जान सकें कि बंदूकें किसके लिए थीं। उसे ये भी बताया गया कि विमान का भारतीय एयर स्पेस में एंटर करना बहुत ज़रूरी है। MI5 नहीं चाहता था कि पीटर ब्लीच किम डेवी को हथियार सप्लाई करें। MI5 ने ब्लीच से कहा कि किम डेवी को प्लेन बेचो, हथियार मत बेचो। ब्लीच ने वैसा ही किया। पीटर ब्लीच ने $2.5 लाख में लातविया से रूसी कार्गो विमान AN-26 को खरीदा। वहीं किम डेवी ने जाली कागजों पर बुल्गारिया से हथियार खरीदे। जाली कागज ये साबित करने के लिए थे कि हथियार बांग्लादेशी सेना के लिए हैं। बुल्गारिया में हथियारों को लोड किया गया। किम डेवी चाहता था कि जब तक हथियारों को पुरुलिया में गिरा ना दिया जाए, तब तक पीटर ब्लीच उसकी आंखों के सामने ही रहे। किम डेवी ने ब्लीच से कहा था कि तुम इस ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नज़रों से गायब रहो। इस वजह से ब्लीच को इस ऑपरेशन में किम डेवी के साथ रहना पड़ा। पीटर ब्लीच का कहना था कि अगर इस पूरे ऑपरेशन में वो पकड़ा भी जाता तो MI5 उसे भारत सरकार से बहुत आसानी से छुड़वा लेती, क्योंकि वो MI5 के लिए ही काम कर रहा था और उसका इरादा किम डेवी को भारत सरकार के हाथों पकड़वाने का था, ना कि किसी आतंकवादी संगठन को हथियार बेचने का। माल लोड होने के बाद AN-26 टर्की ईरान होते हुए पाकिस्तान के कराची में जाकर रुका और कराची में ये प्लेन 13 से 17 दिसंबर तक रुका रहा। इसके बाद AN-26 काम को अंजाम देने के लिए कराची से भारत के लिए रवाना हो गया। पीटर ब्लीच ने कहा कि जब AN-26 वाराणसी पहुंचा तो उसे लगा कि भारतीय एजेंसियां किम डेवी और उसके हथियारों को पकड़ लेंगी और वो MI5 की मदद से बहुत आसानी से छूट जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। AN-26 प्लेन बिना ईंधन के घंटों तक हथियारों के साथ वाराणसी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन भारतीय एजेंसियों को पहले से खबर होते हुए भी AN-26 के पास कोई नहीं गया। ब्लीच ने कहा कि MI5 और भारतीय एजेंसियों ने उसे बलि का बकरा बनाया था। भारत सरकार किम डेवी और उसके ऑपरेशन को रोकना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो ऑपरेशन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मदद ही की गई, क्योंकि 17 दिसंबर 1995 को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में इंडियन एयरफोर्स डिफेंस रडार उस रात और केवल उसी रात बंद कर दिया गया था। किम डेवी को रडार बंद होने वाली जानकारी पहले से पता थी, इसीलिए उसने 17-18 दिसंबर की रात को हथियार गिराए जाने पर जोर दिया था। पीटर ब्लीच को किम डेवी ने बताया था कि हथियार पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इस्तेमाल के लिए थे। हथियार ठीक उसी जगह गिरे जहां उन्हें गिराना था, वो बस अपने लक्ष्य से थोड़ा आगे गिर गए, इसीलिए वो दूसरों को मिल गए। द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में पीटर ब्लीच ने दावा किया कि प्लेन 3000 फीट की बजाय 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। प्लेन बहुत ऊंचाई पर था और अंधेरा होने के कारण किसी को इसका एहसास नहीं हुआ, जिसके कारण कार्गो ड्रॉप जोन से आगे निकल गया। पीटर ब्लीच के मुताबिक अगर हथियार सही जगह गिरे थे तब आखिर ये थे किसके लिए। उस समय BBC ने इस मामले की गहराई से जांच की थी। जांच में BBC को पता चला कि हथियार आनंद मार्ग नाम के एक धार्मिक समूह के लिए थे, जिसका ग्लोबल मुख्यालय आनंद नगर पुरुलिया में ही था। आनंद मार्ग संप्रदाय पूरी दुनिया में फैला है। यह संगठन विश्व के कुछ सबसे गरीब क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करता है।
सालों से आनंद मार्गियों का पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के साथ मतभेद रहा है। इस मतभेद और विवाद की शुरुआत साल 1967 में हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दिन दहाड़े 5 सन्यासियों की हत्या कर दी गई थी। 30 अप्रैल 1982 की सुबह 17 आनंद मार्ग सन्यासी, जिनमें 2 साध्वी भी शामिल थीं, कोलकाता के तिलजिला में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। भीड़ ने उन्हें टैक्सियों से बाहर घसीटा और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि ये हत्याएं दिन दहाड़े हुई और हजारों लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। भीड़ को ये अफवाह फैलाकर उकसाया गया था कि आनंद मार्गी संगठन के सदस्य बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। आनंद मार्ग ने माकपा के गुंडों पर हमले का आरोप लगाया। हत्याओं के समय बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और उनकी पुलिस बल पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया। वहीं ज्योति बसु ने इसे साजिश करार दिया। साल 1954-55 में प्रभात रंजन सरकार ने आनंद मार्ग की स्थापना की थी। साल 1971 में प्रभात रंजन सरकार पर 4 अन्य आनंद मार्गियों के साथ मिलकर अपने ही 6 अनुयायियों की हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रभात रंजन सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जब प्रभात रंजन सरकार जेल में बंद थे, तब 3 अन्य आनंद मार्गियों पर भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस A.N. रे की हत्या के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस संगठन पर अक्सर आरोप लगाए गए कि आध्यात्मिक समाज वास्तव में आपराधिक गतिविधियों का एक अड्डा था। आनंद मार्ग की अकूत संपत्ति को लंबे समय से कथित हथियारों की तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। यहाँ तक कि प्रभात रंजन सरकार की पत्नी उमा शंकर ने भी आश्रम छोड़ दिया और दुनिया के सामने ये घोषणा की कि ये संगठन अवैध गतिविधियों का अड्डा है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में साल 1977 में जनता पार्टी ने हटा लिया था। शुरुआत में आनंद मार्ग संस्था सीबीआई के शक के दायरे में था। पुरुलिया में हथियार गिराए जाने की घटना के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने इसके मुख्यालय पर छापा मारा, पर वहां से कोई हथियार या गोला बारूद बरामद नहीं हुए। पूछताछ के लिए आनंद मार्ग के 11 अनुयायियों को हिरासत में भी लिया गया, पर जल्द उन्हें छोड़ दिया गया। पुरुलिया में हथियार गिराए जाने वाले दिन कार्गो प्लेन N-26 में जो 8वां व्यक्ति था, बताया गया कि वो भी आनंद मार्ग का ही एक अनुयायी था। उस 8वें व्यक्ति का नाम दीपक मणिकन था। दीपक मणिकन का दूसरा नाम दया एम आनंद था। दीपक ने ही दक्षिण अफ्रीका से पैराशूट खरीदे थे, जिनका इस्तेमाल पुरुलिया में हथियार गिराने के लिए किया गया था। एक सवाल ये भी था कि किम डेवी ने पुरुलिया में हथियार गिराने के बाद दोबारा भारतीय सीमा में घुसने का रिस्क क्यों लिया? वो चाहता तो भारतीय सीमा में घुसे बिना ही अपने घर निकल सकता था। पीटर ब्लीच ने इसका जवाब दिया कि माल गिराने के बाद जब वो थाईलैंड के फुकेट पहुंचे, तब अगली सुबह उन्हें टीवी पर पता चला कि हथियार लक्ष्य से कई मील दूर गिरे थे। किम डेवी ने पीटर ब्लीच और क्रू को भारत में प्रवेश किए बिना ही थाईलैंड से सीधे घर वापस भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्लीच को तब भी लग रहा था कि ब्रिटिश अधिकारी उसके साथ हैं और वो भारतीय अधिकारियों को किम डेवी को पकड़ने का एक और मौका दे सकता है। इसीलिए उसने किम डेवी से जोर देकर कहा कि वो भारत के रास्ते ही N-26 में यूरोप लौटकर अपनी उड़ान की योजना पूरी करे। 27 दिसंबर 1995 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने आनंद मार्ग के कई मठों पर छापे मारे। कई आनंद मार्गियों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि आनंद मार्ग ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। सीबीआई ने 20 मार्च 1996 को इस मामले में कोलकाता के सिटी लेक सेशन कोर्ट में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इन लोगों में आनंद मार्ग के कई अनुयायी थे। एक लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीटर ब्लीच और 5 लातवियाई क्रू मेंबर्स को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। हालांकि भारत ने साल 2005 में 5 क्रू मेंबर्स की सजा को माफ कर दिया। 5 लातवियाई क्रू मेंबर्स ने जेल में ही रूस की नागरिकता ले ली थी। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दबाव में 5 क्रू मेंबर्स को रिहा करना पड़ा था। वहीं ब्रिटिश सरकार के दबाव में फरवरी 2004 में पीटर ब्लीच को भी जेल से रिहा कर दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने पीटर ब्लीच को क्षमादान दे दिया था। कोर्ट में आनंद मार्ग पर भी कोई आरोप साबित नहीं हो पाए। वहीं पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप ऑपरेशन का मास्टरमाइंड किम डेवी कभी भारत सरकार के हाथ नहीं आया। भारत सरकार की प्रत्यर्पण की तमाम कोशिशों के बाद भी डेनमार्क सरकार ने उसे कभी भारत को नहीं सौंपा। किम डेवी का असली नाम निल्स क्रिश्चियन निल्सन है और जो अब निल्स हॉक के नाम से जाना जाता है। वो हांगकांग में गोल्ड स्मगल करता था। साल 2011 में किम डेवी ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया था।
उस इंटरव्यू में किम डेवी बताता है कि जब वो 19 साल का था तब वो पहली बार कोलकाता आया था। उसने कोलकाता में लोगों की पीड़ा देखी और उस पीड़ा ने उसके दिल को कुछ करने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए उसने 15 सालों तक जी तोड़ मेहनत की। उसने आनंद मार्ग के लिए काम किया। किम डेवी ने दावा किया कि उसने पश्चिम बंगाल के सबसे गरीब लोगों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंगाल के लोग रेप और मर्डर से परेशान हो गए थे। अत्याचार तब और बढ़ गए जब कम्युनिस्टों ने बहुत सारे दोस्तों को यातना देकर मार दिया। इसीलिए हमें उन हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करना पड़ा और यही पुरुलिया हथियार गिराने की पूरी पृष्ठभूमि थी। जो हथियार गिराए गए थे वो आत्मरक्षा के लिए थे। किम डेवी ने आरोप लगाया कि न केवल पीवी नरसिम्हा राव को ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इसका समर्थन भी किया। उस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे और सीपीएम सत्ता में थी। इस पूरे ऑपरेशन का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की सरकार को सत्ता से बेदखल करना था, ताकि राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सके और राज्य पर सीधे दिल्ली से शासन किया जा सके। किम डेवी ने दावा किया कि हथियार गिराने से पहले वो एक भारतीय सांसद के सीधे संपर्क में था और उस सांसद ने उससे बताया कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में था। 16 दिसंबर को उन्हीं लोगों ने किम डेवी को कराची में बुलवाया और बताया कि उसे 48 घंटे के भीतर काम पूरा करना होगा, वरना भारत के अंदर घुसने के लिए जो उसके लिए रास्ते बनाए गए थे वो बंद हो जाते। इन सब में एक और परेशान करने वाला जो सवाल है वो ये है कि आखिर किम डेवी बॉम्बे एयरपोर्ट से निकल कैसे गया? क्या किसी ने उसकी मदद की थी? किम डेवी ने टाइम्स नाउ को बताया कि उसे भारत से बाहर भगाने में सांसद पप्पू यादव ने मदद की थी। बॉम्बे एयरपोर्ट पर AN-26 के लैंड होने के बाद वो पूना भाग गया। पूना में उसने एक रात बिताई। फिर किम डेवी को सांसद पप्पू यादव की तरफ से फ्लाइट से जल्द दिल्ली आने के लिए कहा गया। किम डेवी दिल्ली पहुंचा। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो सांसद की पर्सनल कार उसे रिसीव करने पहुंची। कार से उसे दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के घर ले जाया गया। इसके बाद पप्पू यादव के घर उस समय के सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर JK दत्त पहुंचे और उन्होंने दिल्ली से नेपाल बॉर्डर तक जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराई। नेपाल बॉर्डर के पास उस भारतीय स्टेशन पर एक और डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल कार किम डेवी का इंतजार कर रही थी। उसके साथ AK-47 लिए गार्ड्स के साथ 2 और कार खड़ी थीं। किम डेवी ने बताया कि वो उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं जान पाया क्योंकि उसने अपने चेहरे को कंबल से ढक रखा था। इसके बाद स्टेशन से उसको कार में बैठाकर नेपाल के बस डिपो ले जाकर छोड़ दिया गया। फिर वहां से वो डेनमार्क चला गया। When the plane landed at Mumbai airport, at that time we were not surrounded by anybody. We were quite free. So since I was a bit nervous of what was going to happen, I slipped in the background, and when I saw that the police started coming, I slipped away from the airport. From then I went to Pune. I stayed a night in Pune. From Pune I was told through my contacts with the MP that I should fly as soon as possible to Delhi. Who's the MP? And when I arrived at Delhi airport, I was received in the MP's personal car and put in the back seat and driven to his official residence within the sight of the the president's residential dome. And at his home, at Pappu Yadav's home, Mr. JK Dutt arrived shortly afterwards and arranged for the transport by train that evening from Delhi to a very small train station that I couldn't see because I was packed in blankets. There, another diplomatic, or what should I say, official car was waiting, plus 2 other cars with AK-47 guards, who then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side, from where I escaped back to Denmark. JK दत्त ने किम डेवी के इस दावे पर कहा कि किम डेवी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने किम के दावे को पूरी तरह से नकार दिया। What Kim Devi has said is absolutely false. I deny this thing completely. In fact, it doesn't require a denial at all because I was nowhere on the scene about where his escape is concerned. 29 अप्रैल 2011 को सीबीआई ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि 1995 में पुरुलिया जिले में हथियार गिराने की घटना
भारत सरकार और ब्रिटिश इंटेलिजेंस द्वारा पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी सरकार को सत्ता से गिराने के लिए की गई थी। गृह मंत्रालय ने भी कहा कि सीबीआई द्वारा जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया कि किसी सरकारी एजेंसी ने डेवी को उसके अपराध में मदद की, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तो किम डेवी और उसके साथियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सीबीआई की बड़ी मदद की। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी भी भारतीय राजनेता द्वारा किम डेवी को भागने में मदद करने का कोई सबूत सामने नहीं आया। अब एक सवाल जो आपके जहन में भी घूम रहा होगा कि अगर हथियार आनंद मार्गियों के लिए थे तो वो रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक हथियारों का क्या करने वाले थे? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए आनंद मार्गियों को युद्ध स्तर के इतने भयंकर हथियारों की जरूरत थी? चंदन नंदी ने पुरुलिया मामले पर एक किताब लिखी, द नाइट इट रेन्ड गन्स अनरिवीलिंग द पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप कॉन्स्पिरेसी। नंदी का मानना है कि किम डेवी अमेरिका के लिए काम करता था और अमेरिका के दबाव में ही डेनमार्क सरकार ने किम डेवी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। डेनमार्क सरकार ने अब तक पूरी कोशिश की है कि किम डेवी भारत के हाथ ना लगे। हथियार गिराए जाने से पहले किम डेवी 4 बार अमेरिका गया था, जबकि वो अमेरिका में 2 फेडरल क्राइम के लिए वांटेड था। एक कहानी ये भी है कि इन हथियारों को म्यांमार में काचीन विद्रोहियों, काचीन इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए भेजा गया था, जिनका म्यांमार सरकार से साल 1960 से ही संघर्ष चल रहा है। कुछ का कहना था कि हथियार श्रीलंका के अलगाववादी संगठन तमिल टाइगर्स लिट्टे के लिए थी, क्योंकि पुरुलिया में पाए जाने वाले हथियार लिट्टे ही इस्तेमाल करता था। लेकिन लिट्टे तक हथियार पहुंचाने के लिए इतना घुमावदार रास्ता चुनना ये थोड़ा अजीब लगता है। एक कहानी बांग्लादेश से भी जुड़ी हुई है। जो बक्से पुरुलिया में गिराए गए थे उन पर बांग्लादेश और वहां के राजेंद्रपुर छावनी का नाम छपा हुआ था। भारत का मानना था कि बांग्लादेश की बेगम जिया की सरकार उत्तर पूर्व भारत के विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखती थी और ये हो सकता था कि बांग्लादेश किम डेवी के जरिए ये हथियार उत्तर पूर्व के उन विद्रोहियों तक पहुंचवा रहा था। बेगम जिया की पार्टी बीएनपी पाकिस्तान से नजदीकी रखने और भारत विरोधी पार्टी के तौर पर पहचान रखती है। ये भी मालदीव के मुइज़्ज़ू की तरह ही बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चला रहे हैं। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय हथियार डील के लिए जरूरी 2 एंड यूजर सर्टिफिकेट जमा किए थे, जो बुल्गारिया हथियार सप्लायर्स को जारी किए गए थे। एंड यूजर सर्टिफिकेट बताते हैं कि अगर कोई देश हथियार खरीद रहा है तो वो ही उसका इस्तेमाल करेगा, वो हथियार किसी और के लिए नहीं खरीद रहा है। उन दोनों सर्टिफिकेट पर मोहम्मद शुबीद अली भुइयां के हस्ताक्षर थे। भुइयां बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेगम खालिद जिया के ऑफिस में आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ थे। भुइयां ने जिस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे उस पर लिखा था कि इन हथियारों का इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना द्वारा किया जाएगा और किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद हथियार पुरुलिया में पाए गए। बांग्लादेश सरकार और भुइयां ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया और कहा कि पीटर ब्लीच ने बांग्लादेश में अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए जाली सर्टिफिकेट बनवाए थे। अब देखिए, जब तक किम डेवी को डेनमार्क से भारत नहीं लाया जाता तब तक पता नहीं चल सकता कि असल में वो हथियार किसके लिए थे। कुछ तो ऐसा है जिससे डेनमार्क सरकार किम डेवी को भारत के हवाले नहीं करना चाहती। खैर, किम डेवी के प्रत्यर्पण के प्रयास जारी हैं। देखिए आगे क्या होता है। आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि वो हथियार किसके लिए थे, या पुरुलिया मामले से जुड़ी कोई जानकारी जो मैं वीडियो में आपको नहीं बता पाया उसे भी आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद।